नहीं, मेरे को बच्चों के नाम याद है जो नए। विधि पाटीदार, प्रज्वल, अवनी, गर्ग, कृष्णा, अर्जुन और अथर। चल, वी हैव स्टार्टेड विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिमांड। डिमांड में अपन ने देख लिया था डिमांड किससे अफेक्ट करती है, प्राइस से अफेक्ट करती है। जब हमेशा प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस चैप्टर में पूरी तरीके से अपन को प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में देखना है। कैसे कंज्यूमर डिमांड करता है, कैसे कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करता है, ये सारी चीज़ें अपन उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अपन ने देखा था सबसे पहला है डेफिनेशन, जहाँ पर अपन ने बताया था कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड refers to the quantity of goods and services that consumer are willing to able to buy it। जब भी कंज्यूमर एबल कर देता है कमोडिटी को बाय करने के लिए, उसको अपन डिमांड बोलते हैं। और डिमांड के 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। सबसे पहले डिजायर होना चाहिए, देन उसके बाद में मीन्स टू परचेज इट, देन विलिंगनेस टू स्पेंड, एंड लास्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी एट अ प्राइस, सर्टेन प्राइस। पता चला आप सर्टेन प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं हो, तो ये चारों एलिमेंट्स डिमांड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन प्राइस रिलेशनशिप अपन ऑलवेज देखते हैं, डिमांड किससे अफेक्ट करता है, डिमांड प्राइस से अफेक्ट करता है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। टाइम डायमेंशन भी होता है। क्यों टाइम डायमेंशन होता है, क्योंकि जब आप टाइम पे डिमांड सप्लाई नहीं, मतलब डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिमांड किसी काम की नहीं है। दैट्स वाई डिमांड को किसके अंदर रखा गया है, फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर रखा गया है। ध्यान रखना, एमसीक्यू बन सकता है फ्लो कॉन्सेप्ट। देन इसके बाद में अपन ने देखा था इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड होता है जो कि कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर या इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करता है, उसको बोलते हैं अपन इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड जब आप सारे इंडिविजुअल डिमांड की कलेक्टिव या सम टोटल कर लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। ये ग्राफ बता दिया था मैंने, ऐसा और ऐसा बनता है। अभी आगे आएंगे अपन और पढ़ेंगे। डिमांड प्राइस, इनकम और क्रॉस डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। इनकम का मैंने बताया था, जो मोस्ट कॉमन है, शुरुआत से अपन बात करते हुए चल रहे हैं। पूरी डिमांड किसके ऊपर इम्पैक्ट रहती है, प्राइस के ऊपर रहती है। सेकेंड अपन ने पढ़ा था इनकम, क्वांटिटी परचेज एट वेरियस इनकम लेवल। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप डिमांड बढ़ाते जाओगे। जैसे जैसे आपकी इनकम कम हो गई तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात हो रही है। देन क्रॉस डिमांड देखा था। क्रॉस डिमांड इज बेसिकली डिमांड ऑफ द टू गुड्स दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और सब्सटीट्यूट गुड्स जो गुड्स जो डिपेंड नहीं होते हैं बट यस एग्जांपल के तौर पे अगर अपन बात करें तो टी एंड कॉफी और बॉल पेन, जेल पेन। कार पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ गया, ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ गया। तो क्रॉस डिमांड इफेक्ट करती है अगर प्राइसेस में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो। देन इसके बाद में डिमांड के फैक्टर्स पढ़ लिए थे अपन ने। डिमांड के फैक्टर्स सबसे पहले इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ये क्रॉस इनवर्स रिलेशनशिप है। इनकम इफेक्ट है, अगर प्राइस कम होता है, ध्यान रखना, अगर प्राइस क्या होता है, कम होता है, तो कंज्यूमर कैन बाय मोर गुड्स व्हेन द फॉर द सेम कमोडिटी। मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया था, मदर बाय करने गई सुबह टोमेटो 40 रुपए किलो और शाम को कितने हो गए वो 20, तो अपन 3 किलो बाय करके आ जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो जब किसी भी गुड्स की प्राइसेस क्या होती है, कम हो जाती है, तो वो अपन ज़्यादा ही परचेज करते हैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया है, एज अ प्रोडक्ट बिकम चीपर रिलेटिवली अल्टरनेटिव्स। अगर मेरे को बॉल पेन की जगह जेल पेन सस्ता मिल रहा है तो मैं बॉल पेन से किस पे शिफ्ट हो जाऊंगा, जेल पेन पे। टी की जगह कॉफी सस्ती मिल रही है तो मैं किस पे शिफ्ट हो जाऊंगा, कॉफी के ऊपर। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा आपको डिमांड में देखने को मिलता ही है। देन इसके बाद में आता है अपना हाउ रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंस डिमांड। ऑब्वियस सी बात है, अभी अपन पढ़ के आए कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स, तो ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये वही चीज है जो अपन ने अभी देखी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अलग होते हैं, सप्लीमेंट्री गुड्स अलग होते हैं। इनकम लेवल, लग्जरी गुड्स की बात अलग होती है, नॉर्मल गुड्स की बात अलग होती है, और किसकी बात, इंफीरियर गुड्स की बात। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करते हैं। नॉर्मल गुड्स अबव द इंफीरियर गुड्स होते हैं, और नॉर्मल गुड्स के अबव क्या होता है, लग्जरी गुड्स। जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो आप किस पे चले जाओगे, लग्जरी गुड्स पे चले जाओगे। समझ में आ गई बात। देन इसके बाद में
अपन ने देखा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बहुत अफेक्ट करता है। मतलब ये वो सारे फैक्टर्स हैं प्राइस को छोड़कर, और कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड पे अफेक्ट करती है। तो भैया कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी है। कंज्यूमर को लगता है फैशन ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फैशन चलेगा उसी के हिसाब से कंज्यूमर डिमांड करेगा। स्टेटस सिंगलिंग, स्टेटस मतलब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में स्टेटस प्रेजेंट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम उन्हीं गुड्स की डिमांड करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, सामने वाले को देखकर अपन परचेज करते हैं, है ना, कि यार ये यूज कर रहा है, इसको ये इफेक्ट आए हैं, तो हो सकता है सेम इफेक्ट अपने को भी आ जाए। और लास्ट है रिप्लेसमेंट साइकिल, जहां पर अपन को लगता है कि अपन जो भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उसको फुल्ली यूटिलाइज करें, फिर उसके अंदर दूसरा गुड्स यूज करें। तो ये कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर भी डिमांड क्या होती है, अफेक्ट करती है। पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। डेमोग्राफिक कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू द एरिया, अगर एरिया के हिसाब से देखोगे आप तो भी अफेक्ट करता है डिमांड। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यहाँ पे रिच और पुअर पर्सन की बात हो रही है। अगर आपने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा है तो ऑब्वियस सी बात है अनइवन डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में। एजुकेशन लेवल भी अफेक्ट करता है। हाईली एजुकेटेड पीपल्स, लिटरेट पीपल और इलिटरेट पीपल में डिमांड का बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। मैरिटल स्टेटस भी अफेक्ट करता है डिमांड को। वेदर कंडीशंस भी सीजनल क्लाइमेट्स के हिसाब से डिमांड को अफेक्ट करती है। और लास्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर मेरे को लग रहा है फ्यूचर में इस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी तो हो सकता है मैं उसको आज ही परचेज कर लूँ, और हो सकता है अगर फ्यूचर में उसकी प्राइस कम हो जाए तो मैं आज उसको बिल्कुल भी डिमांड ना दूँ, क्योंकि मुझे पता है इसकी प्राइस फ्यूचर में कम होगी, मैं उसको फ्यूचर में परचेस करूंगा। समझ में आ रही है बात? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब ये सारे पॉइंट्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। डिमांड लॉन्ग रन की बात करोगे तो अलग चलता है, डिमांड शॉर्ट रन की बात करते हैं तो अलग चलता है। क्लास 11-12 में अपन ने पूरी तरीके से शॉर्ट रन बेस्ड पढ़ा हुआ है, जहां पर अपन ने देखा है कि प्राइस में चेंज होता है, इनकम में फ्लक्चुएशन होता है, या मार्केट कंडीशन में चेंज होता है तो इससे डिमांड चेंज होती है। बट अगर अपन लॉन्ग रन की बात करें तो ये पूरी तरीके से मार्केट एडजस्टमेंट के ऊपर चलता है। मतलब जो भी प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट चेंजेस, ये सब लॉन्ग टर्म के बेसिस पे होंगे, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे कुछ भी नहीं होगा। एक चीज में चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे सारे फैक्टर्स में चेंज आता है। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, एक फैक्टर्स में चेंज आता है तो सब पे इंपैक्ट आता है, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। ये भी अपन ने देख लिया था। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेस इलास्टिक होता है। कौन सा? शॉर्ट रन डिमांड। और लॉन्ग रन डिमांड मोर इलास्टिक होता है। लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक अपन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे आज, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा लेस इलास्टिक क्या होता है। लेस इलास्टिक मतलब वन से कम, मोर इलास्टिक मतलब वन से ज्यादा। वो क्या होता है अभी अपन आगे समझेंगे उसे। देर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। पहला होता है प्रोड्यूसर गुड्स, जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है, और दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स, जो कि कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम करा जाता है। दूसरा होता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। क्या होता है ड्यूरेबल? जो कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चलता है, कार, टीवी, फ्रिज, एसी, ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स एक बार में कंज्यूम हो जाता है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन है, ब्रेड, बटर, मिल्क। समझ में आ गई बात? उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। शॉर्ट टर्म डिमांड, लॉन्ग टर्म डिमांड पढ़ो। शॉर्ट टर्म डिमांड रिफर्स टू इमीडिएट कस्टमर रिएक्शन, ये जब तक पूरा मार्केट एडजस्ट नहीं होता तब तक नहीं चलता। शॉर्ट रन में ये सारी चीजें चेंज होगी तब अफेक्ट आता है। इसमें सारी चीजें एक बार में अफेक्ट होती है तब, इसमें कोई भी एक फैक्टर अफेक्ट करेगा तो पूरा मार्केट अफेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, इफ इलेक्ट्रिसिटी रेट आर रिड्यूस, एग्जिस्टिंग यूजर विल मेक ग्रेट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस। ऑब्वियस सी बात है अगर इलेक्ट्रिसिटी हो गई कम तो इमीडिएटली, बट द ओवरऑल नंबर ऑफ यूजर्स मे नॉट चेंज। क्यों? नंबर्स बढ़ जाएंगे क्या? नहीं, यहाँ पे नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, अपन उसका कंजप्शन बढ़ा देंगे। अब सेम एग्जांपल यहाँ पे देखना, विद द सस्टेन्ड लोअर इलेक्ट्रिसिटी रेट्स more people will eventually to be induced to purchase and use electric appliances, expanding the total। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं। जैसे ईवी व्हीकल्स आए तो उससे क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यू कंज्यूमर्स क्या हो गए, एड ऑन हो गए, और यहाँ पर सेम अप्लायंसेस का कंजप्शन बढ़ गया। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये शॉर्ट टर्म के लिए और ये लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलें आगे।
व्हाट डू यू मीन बाय डिराइव्ड डिमांड? किसी प्रोडक्ट से निकलने वाली डिमांड को अपन क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डिमांड। जैसे पेट्रोल से कार की डिमांड बढ़ी और भी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी, क्योंकि पेट्रोल है तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं। बटर से ब्रेड की डिमांड बढ़ी, है ना, तो डिराइव्ड डिमांड है। ऑटोनॉमस डिमांड का मतलब क्या होता है? खुद की पर्सनल डिमांड, उस गुड्स की, उस प्रोडक्ट की, उस सर्विसेज की खुद की पर्सनल डिमांड को अपन क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस। यहां से अपने को आज देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां से थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ये जितना भी पढ़ा था अपन ने, ये सब बेसिक वाला पार्ट था, आएगा अभी भी, लेकिन इसमें नए 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 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चलो, डिमांड डिस्टिंक्शन, मार्केट स्कोप की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री की डिमांड अलग होती है, लोकल डिमांड अलग होती है, ग्लोबल डिमांड अलग होती है, कंपनी की डिमांड अलग अलग होती है। ये चारों डिमांड का स्कोप, डिमांड अभी तक अपन एक जैसी पढ़ रहे थे कि डिमांड डिमांड होती है, बट यहाँ पर इसको स्कोप को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होता है इंडस्ट्री डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री डिमांड? दिस इज बेसिकली टोटल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। यहाँ पे पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो रही है। तो जो भी इंडस्ट्री में डिमांड होगी वो किस में जाएगी? इंडस्ट्रियल डिमांड में जाएगी। जैसे एग्जांपल, टोटल डिमांड स्टील की कितनी है अपनी कंट्री में, टोटल डिमांड लोहे की कितनी है, टोटल डिमांड रॉ मटेरियल्स की कितनी है, तो सब इंडस्ट्रियल सेक्टर में चला जाएगा। अफेक्टेड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर, ये किससे अफेक्ट करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर से क्या करता है? अफेक्ट करता है। ध्यान रखना, किसके फैक्टर से अफेक्ट करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर से। देन ओवरऑल मार्केट साइज, यहां से आप ओवरऑल मार्केट साइज भी क्या कर सकते हो? पता लगा सकते हो। ऐसे ही जब आप कंपनी की डिमांड करोगे तो डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये कंपनी की डिमांड के बारे में बात कर रहा है। डिमांड फॉर अ टाटा स्टील प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यहां पर भी स्टील ही था, बट पूरी कंट्री का था, पूरी इंडस्ट्री का था, और यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक कंपनी की बात हो रही है। अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग और रिप्रेजेंट द मार्केट शेयर ऑफ द टोटल इंडस्ट्री। पूरी टोटल इंडस्ट्री में इस कंपनी का टोटल मार्केट शेयर कितना है, ये आपको कौन बताता है? कंपनी डिमांड बताता है। अब आ जाते हैं लोकल डिमांड के ऊपर। डिमांड इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एमपी में कितनी डिमांड है, दिल्ली में कितनी डिमांड है, महाराष्ट्र में कितनी डिमांड है, रीजन वाइज ही आ जाता है। तो अफेक्टेड बाय रीजनल इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चरल और क्लाइमेट वेरिएशन, ऑब्वियस सी बात है। हो सकता है जो चीज यहाँ पे ज्यादा कंज्यूम हो रही हो मध्य प्रदेश में, वो राजस्थान में नहीं हो रही हो, महाराष्ट्र में नहीं हो रही हो, तो क्लाइमेट और कल्चरल वेरिएशन बहुत देखने को मिलता है। और लोकल मार्केट की स्ट्रेटेजीज भी बहुत अफेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं टूरिज्म का एग्जांपल दूं, दार्जिलिंग जाना और गुवाहाटी सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना तुम लोग, वहां पे गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रखा है उन्होंने? टूरिज्म को सिर्फ अपने ही लोकल एरिया को प्रमोट करने के लिए बोल रखा है कि हमारे ही लोकल एरिया वाले लोग क्या करेंगे, कोई भी टूरिज्म के उसमें एंट्री लेंगे। जबकि दार्जिलिंग में ऐसा है, कोई भी बाहर से व्यक्ति जाके भी वहां पे टूरिज्म में एंट्री ले सकता है। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, सबके अपने अपने कस्टम्स होते हैं। लोकल मार्केट में एंट्री कैसे देते हैं उसके ऊपर डिमांड का इम्पैक्ट आता है। ग्लोबल डिमांड वर्ल्ड वाइड डिमांड की बात करता है, जहां पे प्रोडक्ट की कैटेगरी, यहाँ पे सब इंटरनेशनल नेशनल सब इंक्लूड हो जाता है ग्लोबल एक डिमांड में। इन्फ्लुएंस बाय द ग्लोबल कंज्यूमर प्रेफरेंस, मतलब इंडिया की डिमांड के साथ साथ में ऑल ओवर कंट्री की डिमांड या वर्ल्ड वाइड डिमांड को अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। हाउ मेनी स्कोप्स आर देयर? 4, इंडस्ट्री, कंपनी, लोकल और ग्लोबल। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री टोटल इंडस्ट्री की, ये पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा है। फिर से वापस से ये नैरो बन गया और ये क्या बन गया? ग्लोबल या बॉर्डर या वाइडर बन गया ना। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। अपन ने अभी तक शुरुआत से डिमांड के बारे में जो पढ़ा है वही लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है, इट्स डिमांड क्वांटिटी विल राइज, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिमिलरली प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीजेस। ये शुरुआत में ही अपन ने देख लिया था, यही लॉ ऑफ डिमांड है। यहाँ पर एक और चीज बोली गई है कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर इनकम लेवल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन फैक्टर एंड अदर डिमांड फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स जो अपन अभी पढ़ के आए थे, ये सब किसको अफेक्ट करते हैं? अफेक्ट द डिमांड। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइस ही आपके डिमांड फैक्टर्स को अफेक्ट करे,
यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, बट लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि जब प्राइस अफेक्ट करता है तो ये सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, और जब ये चीजें अफेक्ट करेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। समझ में आ गई बात, क्लियर है? आगे देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, अभी अपन पढ़ के आए, इनवर्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं डिमांड को, और नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। प्राइस इन क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, दैट इज सेंट्रल इकोनॉमिक एनालिसिस। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड जाता है, कैसे जाता है समझ लो। एग्जांपल के तौर पे प्राइस और क्वांटिटी, अगर प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है, 5, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये कितना हो जाएगा, 4 3 2 1। यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी की बात हो रही है। शुरुआत से अपन ने देखा है प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी क्या होती है, कम होती जाती है, वो एग्जाम्पल है। अब अपन प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। प्राइस किधर लूँ, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे, याद आ रहा है, हाँ वाई पक्का, और क्वांटिटी किधर लूँ, पक्का। देखो प्राइस जब 1 थी तो क्वांटिटी कितनी थी, मैं यहाँ से चल रहा हूँ ना, देन इसके बाद में उल्टा एग्जांपल लिया हुआ मैंने, ये इसको रिवर्ट कर देना। जब प्राइस 2 है तो कितना है, 4, देन 3 है तो 3, 2 है तो 4, और 1 है तो 5। अभी लाइन जो बनेगी ये कैसे जाएगी, नीचे की तरफ। ये जो लाइन बन रही है डिमांड कर्व, ये क्या है आपका डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। मैंने एग्जांपल उल्टा ले लिया है, क्वांटिटी इधर प्राइस इधर, या कैसे भी आप फॉर्मुलेट करो, वो अल्टीमेटली डिमांड कर्व हमेशा कैसे जाएगा, नीचे ही जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, फीचर्स ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड। अभी समझ के आए कैसे होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। देन इसके बाद में रेवेन्यू इंटरप्रिटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ध्यान से समझ लेना। द डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपन ने डिमांड कर्व को नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप के फॉर्म में बोला गया है, बट कभी भी एवरेज रेवेन्यू कर्व नहीं बोला गया। एवरेज रेवेन्यू कर्व अपन पढ़ेंगे अभी, देयर इज अ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोलते हैं, बिकॉज सिंस द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर रिप्रेजेंट्स रेवेन्यू पर यूनिट फॉर द सेलर्स। यहाँ पर कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर रहा है कम प्राइसेस पे, और सेलर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है ज्यादा क्वांटिटी पे, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट की बात हो रही है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी जितनी आप यूनिट्स बेच रहे हो उसके ऊपर, इसलिए इसको बोला गया है एवरेज रेवेन्यू कर्व। ध्यान रखना, डिमांड को एवरेज रेवेन्यू कर्व बोला जाता है। ज्यादा क्वांटिटी बेचोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कहीं की बात हो रही है, रेवेन्यू अर्निंग की बात हो रही है। This is very important. Then next is market aggregation. The market demand curve is formed by the literal summation horizontal addition of all the individual curves in the market. इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अभी अपन ने जैसे डिमांड कर्व पढ़ा, यहाँ पर अपन ने क्वांटिटी पढ़ी, ये जो प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है ये आपका क्या बन गया, इंडिविजुअल डिमांड। क्या बन गया, इंडिविजुअल। अगर मैंने इसी के साथ में एक और क्वांटिटी ऐड कर दी बी की, सपोज वो क्वांटिटी थी 4 3 2 1 0, तो हम मार्केट डिमांड कैसे बनाएंगे इसका, इसका मार्केट डिमांड दो क्वांटिटी के साथ में नहीं बनाएंगे, दोनों क्वांटिटी को क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। 5 और 4 9, 4 और 3 7, 5 3 1। मतलब अब जो अपन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वो इसको प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज बोली है, यहाँ पर क्या बोला है, फॉर्म बाय द लेटरल समेशन। जब आप सारी चीजों को क्या कर दोगे, कंबाइन, वो सारी चीजें कौन सी होगी, इंडिविजुअल डिमांड को जब आप कंबाइन कर दोगे, ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व इन द मार्केट। समझ में आ गई बात। तो कितने फीचर्स हो गए, 4। पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग सबको पता था, दूसरा नेगेटिव ये भी सबको पता था, ये नहीं पता था, ये अपन ने समझ लिया कि डिमांड को क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, मार्केट एग्रीगेशन, दैट इज
कॉम्बिनेशन या सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। चलो, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बताओ मुझे क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भैया? जब भी कोई भी कंज्यूमर एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हर लेवल पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन डिमांड? डिमांड में क्या है कॉन्सेप्ट? तो ध्यान से समझना। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड्स, जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा, the additional satisfaction of marginal utility derived from each extra unit tends to decrease। ये law of diminishing marginal utility होता है। According to the utility theory, consumer reach equilibrium when marginal utility is equal to the price। अपन ने ये भी बताया था, जब marginal utility किसके इक्वल में हो जाता है? प्राइस के इक्वल में हो जाता है, तब अपन इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाते हैं। अब डिमांड कर्व के साथ में क्या कनेक्शन है, तो ये ध्यान से समझ लेना। एज अ प्राइस फॉल्स, consumer purchase more units until the diminishing marginal utility equals the new lower price। यहां पर इसका कहने का मतलब है मैं तब तक ही उस गुड्स को कंज्यूम करूंगा जब तक कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे उससे मिल रही है, क्रिएटिंग द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का कारण एक ये भी है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। भले ही फिर प्राइस कम क्यों ना मिल जाए, मैं फिर अगर मेरी यूटिलिटी नहीं है तो क्या मैं उसको परचेस करूंगा? क्या नहीं परचेस करूंगा। तो डिमांड भी किससे इंपैक्ट करता है? लॉ ऑफ डीएमयू से इंपैक्ट करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तब तक ही करूंगा जब तक न्यू लोअर प्राइस ना आ जाए। जब तक क्या नहीं आ जाए? न्यू लोअर प्राइस। मतलब मुझे कोई 1 रुपए में दे रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी यूटिलिटी है अभी भी परचेज करने की, तो मैं उसको परचेज कर लूंगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलें आगे। चलें। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन डिमांड? क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स? हाँ, टी और कॉफी। इनिशियल स्टेट की बात करते हैं, लाइन बाई लाइन चलते हैं इसमें थोड़ा सा। कंज्यूमर परचेज वेरियस गुड्स एट अ करंट मार्केट प्राइस अलोकेटिंग बजट टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। बीइंग अ कंज्यूमर, मैं हमेशा ये चाहूंगा कि मैं अपना पैसा वहां लगाऊं जहां पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जैसे ही प्राइस चेंज होती है, देखो अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, जहां पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा था मैं वहां जा रहा था। Price of one goods decreases, making it relatively cheaper compared to other goods in the consumer basket। जैसे कॉफी की प्राइस कम हो गई तो क्या टी वाले कंज्यूमर भी कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि जिस भी गुड्स के प्राइस कम होंगे कंज्यूमर तो वहां पे क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। आपने देखा होगा मॉल में भी सेल लगती है तब ज्यादा कस्टमर्स दिखते हैं, जब फ्रेश अराइवल्स होते हैं जब जाता है कि कोई भी नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं। तो ये सब किसका इम्पैक्ट है? ये सब प्राइस का इम्पैक्ट है जो कि अपने को देखने को मिल रहा है। इवन आप ब्रांड टू ब्रांड भी शिफ्ट हो जाते हो। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिडास पे ज्यादा ऑफर है प्यूमा के कंपैरिजन में, तो फिर मैं वहां पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये बहुत इफेक्ट करता है क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पर कॉफी के प्राइस क्या हो गए? कम हो गए। और जैसे ही कॉफी के प्राइस कम हुए तो टी की डिमांड भी कहाँ शिफ्ट हो गई? कॉफी के ऊपर शिफ्ट हो गई। देखो आगे लिखना, सब्स्टिट्यूशन, कंज्यूमर रैशनली सब्स्टिट्यूट मोर ऑफ द न्यू चीपर गुड्स। जो नया चीपर गुड्स है, जो सस्ते में मिल रहा है मुझे, कंज्यूमर क्या हो जाएगा? उस पर शिफ्ट हो जाएगा इन प्लेस ऑफ रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे कोई भी चीज और सस्ते में मिल रही है तो फिर मैं वो चीज छोड़ के उस पर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड फॉर द चीपर गुड्स इंक्रीजेस, कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हो जाएगा और इससे डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो देखो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है, ये अपन ने पढ़ लिया था। बट पहला रीजन उसका क्या था? लॉ ऑफ डीएमयू, जो भी अपन ने पढ़ा। दूसरा इफेक्ट क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन गुड्स। मतलब ये दो रीजन है जिसकी वजह से डिमांड कर्व क्या हो रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। पढ़े तीसरा रीजन, the income effect in demand। What do you mean by the income effect? When the price of a commodity falls, consumer can purchase the same quantity for the less money।
और ऑब्वियस सी बात है इससे उनकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय रियल इनकम? मेरी टोटल इनकम सैलरी 10,000 रुपये, क्या मेरी सैलरी बढ़ी? नहीं। यहाँ पे प्रोडक्ट की क्या बढ़ी? प्राइस कम हो गई। प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो जब प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है मेरी रियल इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। कैसे बढ़ी? ध्यान से समझना। एग्जाम्पल गैस की टंकी का देता हूं मैं। पहले वो 1000 रुपए में मिल रही थी, अब 800 में मिल रही है। अब 200 रुपए क्या हो गए मेरे पास में? बच गए। ये 200 रुपए मेरे क्या हो गए? मेरी एक्चुअल इनकम नहीं बढ़ी है। समझ में आ रही है बात? मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। समझ में आ रही है बात? ये इसकी चीज बात हो रही है। तो परचेजिंग पावर इंक्रीजेस। सेकंड कॉन्सेप्ट यही है कि आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया? परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया। दिस इंक्रीज परचेजिंग पावर अलाउज कंज्यूमर टू बाय मोर गुड्स। ऑब्वियस सी बात है जब मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो पैसा 200 रुपए मेरे लिए क्या है? एक्स्ट्रा है। तो उससे मेरे नए गुड्स में कोई भी परचेज कर सकता हूँ। तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट क्या बोलता है? द इनकम इफेक्ट दस कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल। जब भी किसी गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रीइंफोर्सिंग द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर हो गई बात? समझ में आया कॉन्सेप्ट? कितने कॉन्सेप्ट हो गए? पहला कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा इनकम इफेक्ट। चलें आगे, चलें आगे। Market expansion through new consumers. This is very common topic and this is very basic topic. कैसे आप न्यू कंज्यूमर्स को बढ़ा सकते हो? तो यस, हाई प्राइस पॉइंट पहला पॉइंट है। हाई प्राइस पॉइंट। एट हाई प्राइसेस अ प्रोडक्ट इज accessible only to the consumers with higher income और stronger preference of the product। ऑब्वियस सी बात है अगर कोई मार्केट में प्राइस की कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा दिया है तो अपन उन्हीं के लिए एसेसिबल हैं जिनकी इनकम ग्रुप क्या है? ज़्यादा है। अगर नहीं है तो वो परचेज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आगे देखना। प्राइस रिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस रिडक्शन? व्हेन प्राइस फॉल द प्रोडक्ट बिकम अफोर्डेबल टू एडिशनल कंज्यूमर। ऑब्वियस सी बात है वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सबको असेसेबल हो जाएगा। तीसरा, इससे क्या हो गया? मार्केट एक्सपांड हो गया आपका। न्यू कंज्यूमर्स मार्केट में क्या हो गए? एंट्री ले लिए और इससे मार्केट डेवलपमेंट हो गया। आजकल हर बड़ी से बड़ी कंपनी यही स्कीम अडॉप्ट करती है। शुरुआत में आती है तो प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे उसको लगता है कि मार्केट कैप्चर नहीं हो पा रहा है, हाई अफोर्डेबल गुड्स जो हैं जिनकी इनकम हाई है उन्होंने कंज्यूम कर लिया है, तो उसके बाद में वो क्या करती है? अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या कर देती है? कम कर देती है। इससे क्या होता है? बहुत सारे लोग मार्केट में एंटर हो जाते हैं। ऐसा कौन करता है? हाँ? कार कंपनी नहीं, मैं तो नॉर्मल एक बेसिक एग्जांपल पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन कर सकता है कि शुरुआत में प्राइस ज़्यादा रखो और बाद में कम कर दो? जो वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी होती है जिनकी मार्केट में ऑलरेडी रेपुटेशन है, समझ में आया? वही ये लोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई कंपनी आई तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगी। ध्यान रखना, जो वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी है वही ये काम कर सकती है। चलें आगे। समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ गया मार्केट एक्सपांशन का, कि पहले प्राइसेस ज्यादा फिर बाद में प्राइसेस क्या कर लो? कम कर लो। डिफरेंट यूजेस एंड द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बट उसके क्या क्या यूजेस हैं? तो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। मेनी कमोडिटीज हैव मल्टीपल पोटेंशियल यूजेस विद सम एप्लीकेशंस वैल्यूड मोर हाईली देन अदर बाय द कंज्यूमर। कुछ ऐसे गुड्स हैं जो एक जगह से दूसरी 10 जगह यूज हो सकते हैं, तो उसकी डिमांड अलग होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज है उसका, तो उसका क्या है? मल्टीपल डिमांड है, मल्टीपल यूजेस है। समझ में आ रही बात? देन इसके बाद में आता है इलास्टिक रिस्पॉन्स। किस चीज को आप कितनी तक एक्सटेंड कर सकते हो? अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। मोर देन, लेस देन, इनफाइनाइट, जीरो, वन। ये सब किस में आता है? इलास्टिसिटी के रिस्पॉन्स में आता है। यूज प्रायोरिटाइजेशन। आपकी डिमांड आपके यूज ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है, सर्विसेज के ऊपर भी डिपेंड करती है। कंज्यूमर टिपिकली एलोकेट्स अ प्रोडक्ट टू इट्स हाईएस्ट वैल्यू यूजेस। ऑब्वियस सी बात है
अगर मैं कोई चीज महंगी परचेज कर रहा हूँ या कोई भी गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकाल सकूं. एंड द कर्व शेप, ऑब्वियसली बात है, द प्रायोरिटाइजेशन यूजर्स कंट्रीब्यूट टू द डाउनवर्ड स्लोप. डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप ही जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द प्रोडक्ट. क्लियर हो गई बात? ये वही चीजें थी जो अपन ने सारी पढ़ ली. रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी लॉ एंड डिमांड लॉ. चलो ये पढ़ो तो जरा जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 डिमांड के बारे में. क्या होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच? जो नंबर्स में होता है कार्डिनल. ऑर्डिनल रैंक के बेसिस पे होता है. इसमें कौन सा है? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस करा है इसमें. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एट अ लोअर प्राइस कंज्यूमर कंटिन्यू टू परचेज अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच. जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच रहा तब तक वो परचेज करता जाता है. और इधर आप बात करोगे व्हेन द प्राइस फॉल द बजट कांस्टेंट शिफ्ट अलाउइंग कस्टमर टू रीच हायर इंडिफरेंस कर्व एट अ हायर कंजप्शन लेवल. अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व ऊपर चला जाएगा वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या होता जाएगा? ऊपर चला जाएगा. दिस मैकेनिक डायरेक्टली प्रोड्यूसेस द डाउनवर्ड स्लोपिंग. इससे डिमांड कर्व डायरेक्टली डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है. अभी अपन पढ़ के आए थे ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से डिमांड कर्व कैसा जा रहा है? नीचे जा रहा है. और इससे क्या हो रहा है? दिस अल्टरनेटिव अप्रोच आल्सो जनरेट द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड रिलेशनशिप थ्रू डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स. यहां पर अपन टूल्स यूज कर रहे हैं, दैट इज इंडिफरेंस कर्व, कार्डिनल अप्रोच, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे लाने का मतलब ये है कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड स्लोप होता है, फिर चाहे वो कार्डिनल अप्रोच हो चाहे वो ऑर्डिनल अप्रोच हो. भले वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर मेजर कर रहा है, भले वो रैंक के बेसिस पे चल रहा है, बट दोनों ही चीजों से डिमांड कर्व कैसा जा रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है. क्लियर हो गई बात? लास्ट का देख लेते हैं. These two approaches represent different method of analyzing the same consumer behavior. यहाँ पे अपन कंज्यूमर के बिहेवियर को सेम एनालिसिस कर रहे हैं, एक को नंबर के फॉर्म में एक को रैंक के फॉर्म में. द कार्डिनल अप्रोच क्वांटिफाइज यूनिट डायरेक्टली और ऑर्डिनल अप्रोच कैसे कर रही है? कंज्यूमर की एबिलिटी रैंक प्रेफरेंस पे कर रही है. बोथ फ्रेमवर्क प्रोवाइड थ्योरेटिकल फाउंडेशन. ऑब्वियसली बात है दोनों ही चीजें किसकी बात कर रहा है? डिमांड पे इफेक्ट करने की बात कर रहा है. क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें आगे. चलो, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. क्या होता है एक्सेप्शंस? हाँ, मतलब जहां पर वो लॉ वर्क नहीं करता है. सबसे पहला कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, दूसरा स्टेटस सिंगलिंग साइनिलिंग, प्राइस प्रेस्टीज रिलेशनशिप और मार्केट एग्जाम्पल. चलो एक एक करके समझते हैं, बहुत अच्छा है. पहला होता है कॉन्स्पिशियस कंजप्शन. सम कंज्यूमर्स मेजर अ प्रोडक्ट यूटिलिटी बाय इट्स प्राइस. आपके ही ग्रुप में से कोई ऐसा पर्सन निकलेगा जो बोलेगा नहीं यार मैं तो ब्रांडेड ही परचेज करता हूँ, फिर चाहे प्राइस कितना भी हो. समझ में आ रही बात? कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, तो वो यूटिलिटी प्रोडक्ट की किससे डिराइव करते हैं? बाय इट्स प्राइस. प्राइस ज्यादा है मतलब उसकी यूटिलिटी भी क्या है? ज्यादा है. जैसे टीवी के एग्जाम्पल की बात करूँ तो सोनी का टीवी का प्राइस हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स. क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी भी ज्यादा होती है. तो सम पीपल आर कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, जैसे हायर प्राइजेस विद ग्रेटर प्रेस्टीज एंड सोशल स्टेटस. उन्हें लगता है कि अगर हमने ज्यादा प्राइजेस पे कर दिए तो हमें इससे मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या मिलेगी? ज्यादा. और हमारी क्या हो जाएगी? इनकम भी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे? उसको आसानी से कंज्यूम कर पाएंगे. तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. Consumption of these goods is partially motivated by the desire to signal wealth, status and distinction in the other society. Obvious सी बात है, मैं ये गुड्स तभी लेने के लिए मानूंगा जब मेरी इनकम क्या है? ज्यादा है. जब मेरे को सोसाइटी में अलग दिखना है तो मैं क्या करूंगा? इन गुड्स को परचेज करने की कोशिश करता हूँ. For these goods, higher prices may actually increase demand because exclusively and status value outweigh फाइनेंशियल डेटरेंट्स ऑफ द हायर प्राइसेस. जैसे फॉर एग्जांपल BMW का ले लो आप, हर किसी को मिल जाती है क्या? मिलती है क्या? BMW का कॉन्सेप्ट क्या मिलने का पता है क्या? नहीं पता है? वो आपका स्टेटस चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस. अगर फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो ये आपको अलाउ करेंगे, तो वो देते ही नहीं. समझ में आ रही बात? तो ये वही बात बोल रहा है
कि प्राइस प्रेस्टीज रिलेशनशिप की बात आ जाती है। लास्ट है मार्केट एग्जाम्पल्स, लग्जरी वॉचेस हर किसी के पास होती है क्या? नहीं। डिजाइनर फैशन, एक्सक्लूसिव, रियल एस्टेट, फाइन आर्ट्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्या है, हर किसी के पास में नहीं होती। और जब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड कर लो आप, तो इनको बोला जाता है वेबलिन गुड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोला जाता है? वेबलिन गुड्स। तो एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय वेबलिन गुड्स, या व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेबलिन गुड्स। तो ये चारों आ जाए तो ऑल ऑफ द वो समझ लेना, ये सब क्या हो जाएंगे, वेबलिन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ गई बात? चलो फटाफट से देखना। वेबलिन गुड्स रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। हम सोसाइटी में अलग दिखना चाहते हैं, और ये हमारी साइकोलॉजी है कि प्राइसेस ज्यादा है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। And sometimes override the standard economic rationally assumed in the basic model. The Veblen effect is partially pronounced in luxury market and status oriented. अपन यहाँ पे स्टेटस ओरिएंटेड की बात करते हैं या लग्जरी गुड्स की बात करते हैं तो वो वेबलिन गुड्स में आ जाता है, इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। दूसरा, गिफिन गुड्स पढ़ा है? गिफिन गुड्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गिफिन गुड्स? पहला हो गया वेबलिन गुड्स, हाईली चीपर गुड्स। सस्ते गुड्स नहीं बोलेंगे, हाईली चीपर गुड्स बोलेंगे। मतलब ये ऐसे गुड्स होते हैं अगर इनकी प्राइसेस कम हो जाए तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम। और अगर इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हाईली चीपर गुड्स। गिफिन गुड्स को क्या बोला जाता है, हाईली चीपर गुड्स। दिस एग्जांपल, गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स दैट ऑक्यूपाई सब्सटेंशियल प्लेस इन लो इनकम कंज्यूमर बजट। पुअर पीपल, राशन शॉप सुना है, फेयर प्राइजेस शॉप, ये सुना है ना, राशन शॉप होती है जहाँ से ये लोग 10 रुपए किलो गेहूँ, 15 रुपए किलो चावल, 4 रुपए किलो शक्कर ये लेके आते हैं, पता है राशन शॉप होती है। हाँ, ये उसी की बात कर रहा है बेसिकली। अब सपोज 10 रुपए पर केजी वीट्स थे, अभी 10 रुपए केजी वीट्स की जगह प्राइजेस हो गई 2 रुपए किलो वीट्स। क्या वो कंज्यूमर लेगा वहां पे जाके? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने 2 रुपए वाला किलो ले लिया उसके क्वालिटी और क्या होगी, और कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? बहुत वाहियात क्वालिटी के मिल रहे होंगे, तभी तो सामने वाला 2 रुपए किलो में दे रहा है। तो वो 10 रुपए में 2 रुपए ऐड करके कहाँ चला जाएगा, बाहर, बाहर खरीद लेगा वो गेहूं। समझ में आ रही बात? तो ये सब क्या होता है, हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं। नेम्ड आफ्टर इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन। देखो इसका नाम गिफिन गुड्स क्यों पड़ा, क्योंकि इनको रॉबर्ट गिफिन ने दिया हुआ है, who observed this phenomena। या अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। काउंटर इनिशिएटिव बिहेवियर, यहाँ पे नॉर्मल गुड्स नहीं होता है। गिफिन गुड्स एग्जिबिट अ डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड कम हो जाती। बोल रहे हो कुछ? नहीं, बट वो हाईली चीपर गुड्स क्यों खरीदेगा? ऑब्वियस बात है, जिसको खरीदना है वो तो खरीदेगा ही, उसकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन डिमांड भी तो कम हो गई। आज अगर मेरे को 10 रुपए किलो में मिल रहा था, अब मेरे को 2 रुपए किलो में मिल रहा है, तो मैं क्या उसको 1 किलो खरीद रहा था तो पहले भी अब भी 1 किलो ही खरीदूंगा क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार इसकी क्वालिटी तो बहुत गिर गई है, मैं उसको खरीदूंगा ही। इसका एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, शुगर का एग्जाम्पल ले लो। शुगर मान लो 5 रुपए किलो मिल रही है, अब वो कितने रुपए किलो मिल रही है, 2 रुपए किलो। तो पहले वाली शुगर ऐसी थी जो दिखती थी शुगर है, और अब जो 2 रुपए किलो वाली वो बिल्कुल ऐसी ऐसी दिख रही है, तो कोई परचेज करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? ये वही चीज है। इकोनॉमिक मैकेनिज्म है व्हेन द प्राइस स्टेपल फूड्स, स्टेपल फूड्स मतलब ये सड़े हुए खाने की बात कर रहा है, और उसकी बात कर रहा है जहाँ पे अपन क्वालिटी की बात कर लो। बेसिकली इसकी क्वालिटी इतनी डाउनग्रेड हो जाती है कि सामने वाला परचेज करने भी नहीं सोचता। रिड्यूस द प्योर कंज्यूमर परचेजिंग पावर, फोर्सिंग देम टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ मोर एक्सपेंसिव फूड्स एंड एक्चुअली बाय मोर ऑफ द चीपर स्टेपल। यहाँ पर अपन ये फोकस करते हैं कि वो इस गुड्स को ना परचेज करते हुए दूसरे गुड्स पे क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। कभी कभार सरकार जानबूझ के भी ऐसा करती है कि पुअर पीपल इसको ना परचेज करते हुए बाहर की डिमांड को क्या कर दे, फुलफिल कर दे। एग्जाम्पल, गिफिन गुड्स ऑब्जर्व व्हेन द ब्रेड प्राइसेस रोज इन 19th century in England। ध्यान से समझना, पुअर फैमिलीज पैराडॉक्सली परचेज मोर ब्रेड्स, कटिंग बैक ऑन द मीट एंड अदर मोर एक्सपेंसिव फूड्स, क्योंकि उनके लिए तो पेट भरना था एक,
और पेट भरने के लिए उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, ब्रेड को खाना चालू कर दिया। समझ में आ रही बात? जब भी किसी गुड्स के प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया? हाँ डायरेक्ट रिलेशन है, वेरी गुड, डायरेक्ट रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं। When the bread prices rose in 19th century England, poor families paradoxically purchased more breads. प्राइस बढ़े तो इसको और परचेज करना चालू कर दिया। कटिंग बैक ऑन मीट्स, हम मीट नहीं खरीदेंगे, ब्रेड ही खरीद लेते हैं। समझ में आ रही बात? प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो गई, कम। अदर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अपन ने देख ही लिया। पहला था वेबलिन गुड्स, दूसरा क्या था, गिफिन गुड्स। अब आगे देख लेते हैं। Beyond Veblen and Giffen goods, several other scenarios may contradict the traditional law of demand. Basic necessities during the shortage often see increased demand despite price increases. COVID-19 का टाइम याद दिला दूं, घर में बैठे थे, प्राइस बढ़ गई तब भी गुड्स को परचेज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पता था अगर शॉर्टेज हो गई तो अपन को ये भी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट यही बात बोल रहा है कि अगर कुछ बेसिक नेसेसिटीज के गुड्स हैं ड्यूरिंग शॉर्टेज, तब भी अपन उसके लिए रेडी होते हैं पे करने के लिए प्राइजेस। एक्सपेक्टेड प्राइस चेंजेस कैन ट्रिगर एडवांस परचेजिंग। अगर मेरे को लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएंगे तो मैं आज ज्यादा परचेज कर लूंगा। तो प्राइस कम हुए क्या? नहीं हुए। प्राइस बढ़े क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्यूचर राइज इन प्राइस है फ्यूचर में, तो ऐसा हो सकता है। When consumer anticipate future price, they may buy more today's. ठीक है, consumer irrationally ignore about the market condition and psychological factors like impulsive purchasing or panic buying can also lead to exception of standard demand patterns. अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर की न्यूज आई थी जहाँ पे बोला था वॉर हो ही जाएगी, है ना, अपने पास राशन इकट्ठा करके रख लो। ये क्या है? पैनिक बाइंग है। जबरदस्ती सामने वाले को पैनिक क्रिएट कर रहे हैं अपन, और क्या कर रहा है सामने वाला, उसको परचेज कर रहा है। तो पैनिक बाइंग भी क्या है, डिमांड का एक्सेप्शन है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के क्या हैं, एक्सेप्शंस। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल भी काम नहीं करता है। चलो पढ़ो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। पढ़ो जरा जल्दी से। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन? क्या होता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपांशन का मतलब डिमांड बढ़ जाना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड कम हो जाना। समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट? अब पढ़ना। When price falls from original level while other factors remain constant, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात हो रही है। अगर प्राइस क्या हो रहा है, कम, अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या होगी, अदर फैक्टर्स सारे क्या है, कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स यहाँ पे क्या है, सारे कांस्टेंट। तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस अलोंग विद द सेम डिमांड कर्व। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व की बात करेंगे तो व्हेन प्राइस राइजेस while other factor remain constant, quantity demanded decreases along with the same demand curve. यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। जस्ट उल्टा है, अपोजिट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये डाउनवर्ड मूवमेंट को शो करता है, ये अपवर्ड मूवमेंट को शो करता है। ये इसका एग्जांपल मैं तुम्हें बता दूंगा, इसको छोड़ो। ये देखो, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस था 2, क्वांटिटी थी 4। मैंने कहा प्राइस 4 हो गया तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 2। ये समझ में आ गया? नीचे क्वांटिटी और यहाँ पर प्राइस। प्राइस कितना था, 2, तो क्वांटिटी कितनी थी, 4। और जब प्राइस 4 हुआ तो क्वांटिटी कितनी हो गई, ये डिमांड की लाइन है, ये डिमांड की लाइन बना दी मैंने, डन। प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रही है, तो ये क्या हो गया,
डाउनवर्ड, देखो प्राइस क्या हो रही है, कम, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे प्राइस क्या है, बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है। अपने में क्या हुआ है, प्राइस बढ़ी है, और जब प्राइस बढ़ी है इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोला था, अपवर्ड मूवमेंट होगा। देखो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, जब सेम एग्जांपल को आप कोट करोगे यही ऐसा डिमांड कर्व बनेगा, जब प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात, सिर्फ एरो में चेंजेस आएगा अपवर्ड और डाउनवर्ड, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं। आ गया। नेक्स्ट है अपना इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। क्या होता है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, डिमांड, बट यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है और कम हो रही है प्राइजेस को छोड़कर, अदर फैक्टर्स की वजह से। मतलब यहाँ पर प्राइजेस क्या है, कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्राइस की लाइन है, ये किसकी लाइन है, और ये क्या लाइन है, ये डिमांड की लाइन है। अब डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। प्राइस सेम है, प्राइस क्या है, सेम, अभी भी प्राइस क्या है, सेम, लेकिन डिमांड क्या हो रही है। तो ऐसा कब होता है कि जब डिमांड फॉरवर्ड भी शिफ्ट हो जाए और बैकवर्ड भी शिफ्ट हो जाए। तो देयर आर टू रीजंस। देखो सबसे पहला, राइज इन सब्सटीट्यूट, राइज इन सब्सटीट्यूट गुड्स प्राइजेस। सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइजेस क्या हो गए, बढ़ गए, तो मैं उस पर शिफ्ट हो गया दूसरे गुड्स पे। जब दूसरे गुड्स पे शिफ्ट हुआ तो उसके प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट है, तो डिमांड क्या हो गई, ऑटोमेटिकली बढ़ गई। फॉल इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस कम हो गए। इंक्रीज इन इनकम, इनकम मेरी बढ़ गई, 10,000 की जगह 15,000 हो गई, तो डिमांड बढ़ गई। फेवरेबल टेस्ट चेंज, मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल है तो मैंने उसको ज़्यादा ले लिया। पॉपुलेशन ग्रोथ, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू कंज्यूमर, ये सारे ही रीजंस हैं जिसकी वजह से डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका जस्ट अपोजिट करोगे, राइज की जगह फॉल, फॉल की जगह राइज, इंक्रीज की जगह डिक्रीज। मतलब आप यहाँ पे प्राइस से कंपेयर ना करते हुए सारे अदर फैक्टर्स से कंपेयर कर रहे हो, जहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है किसका, प्राइस का, सॉरी इंक्रीज और डिक्रीज किसका हो रहा है, डिमांड का। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गई बात। मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, क्या होता है मूवमेंट और शिफ्ट, वेरी गुड। जो अपन ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, पहला कॉन्सेप्ट काय का पढ़ा था, प्राइस की वजह से चेंज होना, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, फैक्टर्स की वजह से चेंज होना। ये उसी चीज की बात कर रहा है। जब प्राइस की बात होती है तो मूवमेंट होता है, और जब फैक्टर्स की बात होती है तो शिफ्ट होता है। पढ़ लो जरा जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो दोनों समझ में आ गए तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट। लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंज इन गुड्स ओन प्राइस, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। समझ में आ रही बात, प्राइस को छोड़कर फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज नोन एज शिफ्ट। डन, चलें आगे। इसका एग्जांपल इंक्रीज और डिक्रीज, इसका एग्जांपल क्या बोलेंगे, एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नहीं मूवमेंट अब मैंने देखो बताया था ना, ये डिमांड की लाइन है, या तो एरो नीचे जाएगा या एरो ऊपर जाएगा, नहीं रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा। डन, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये अपना पूरा डिमांड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, डिमांड मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सप्लाई में भी अपने को मेहनत कम लगेगी। सप्लाई वाला चैप्टर जस्ट इसके जैसा ही है, उसमें कुछ नया नहीं है, बट जस्ट अपोजिट है इसी का। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
समझ में आ रही बात? इसको आप कैलकुलेशन में कर सकते हो, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से बात जब अपन करते हैं तो वो किस में आ जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड। इट क्वांटिफाइज हाउ सेंसिटिव कंज्यूमर आर चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो और परसेंटेज। आपके प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में ज्यादा चेंज आया है, कम चेंज आया है, इक्वल चेंज आया है, नहीं चेंज आया है, ये सब कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ रही बात? तो अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईपी से डिनोट करते हैं, या आप अपने हिसाब से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेजर द रिस्पॉन्सिव चेंज, यहाँ पे अपन बताते हैं कि किसकी वजह से कितना चेंज आया है। इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव कंज्यूमर इनकम लेवल की बात करी गई है, कंज्यूमर की इनकम में कितना चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आया है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जब रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंज आया है तो उसकी वजह से कितना इफेक्ट आया है। और सब्सटीट्यूशन इलास्टिसिटी मतलब हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज आया है, ये सब कौन बताता है? सब्सटीट्यूशन इलास्टिसिटी बताती है। बेसिकली अपन को यहाँ पर सिर्फ प्राइस के बारे में ही पढ़ना है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। समझ में आ रही है बात? चलें आगे। चलो, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। क्या होता है डिमांड का? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? इसके अलावा भी फॉर्मूला है। हाँ, क्या? हाँ, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। और भी कोई फॉर्मूला है? और भी कोई फॉर्मूला है क्या? यही है मेन फॉर्मूले, यही थे? पक्का? पक्का यही थे ना? हाँ, और भी थे बेसिक फॉर्मूलेज, वो बेसिक फॉर्मूलेज अपन यूज करेंगे आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। अभी यहाँ पे फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। आपको बता दूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरा फॉर्मूला इन्होंने देखे रखा है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी। बेसिकली फॉर्मूला ये वाला बनेगा। कौन सा वाला बनेगा? ये वाला जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। ये हमेशा क्रॉस में रहते हैं, ठीक है? चलो, साइन कन्वेंशन, यस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर साइन कन्वेंशन। यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मेजरिंग इलास्टिसिटी परसेंटेज मेथड, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, इसको आपको स्टेप्स बता के रखिए, ये कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। डेरिवेटिव मेथड छोड़ दो, ये भी कोई काम का नहीं है। ग्राफिकल मेथड पे आएंगे अपन, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट पे, ठीक है? आर्क, ये भी चलो, आगे आगे जाने से पहले मैं तुम्हें यहीं से स्टार्ट करता हूँ। परसेंटेज मेथड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परसेंटेज मेथड क्या होता है बच्चों? परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है? एग्जांपल, प्राइस प्राइस थी 5, क्वांटिटी थी 10, प्राइस हो गई 10, क्वांटिटी हो गई 5। इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज मेथड में आपको करना है। कॉपी में जरा स्टार्ट करना है कैलकुलेशन, थोड़ा सा बेसिक अपन को जाना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। चलो, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज कितने का आया? 5 का। क्वांटिटी में चेंज कितने का आया? 5 का। बेसिक क्वांटिटी क्या थी? 10 थी।
इंटू 100, बताओ कितना आ रहा है? प्राइस में कितना चेंज आया? 5। और पुराना प्राइस भी कितना था? 5। चलो इसका कितना आया? 50%। और इसका कितना आया? 100%। समझ में आया कहां से आ रहा है? जब तक ये दोनों ही करोगे जब तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 50। और ये कितना है? 100। कितना आएगा आंसर? 0. समझ में आ रहा है कैसे आया? कि मैंने पूरा कैलकुलेशन बता दिया है। मैं फिर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से तुम पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। नोट डाउन कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये परसेंटेज मेथड हो गई अपनी, ये परसेंटेज मेथड हो गई है अपनी। अपन ने सिर्फ यही फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन इस पे पहुंचने के लिए दो फॉर्मूले भी आ गए। मैंने इसलिए बोला था और कोई फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला है। मैंने बोला था नहीं है नहीं है, तुम बोले थे नहीं है, तो मैंने बोला चलो ठीक है आने पे बताऊंगा। बता दिया मैंने यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। डन। हो गया? चले आगे, चले आगे। हो गया? चल, ये हो गया अपना। नाउ डेरिवेटिव मेथड क्या होती है बच्चों? डेरिवेटिव मेथड बेसिकली मैं आपको बता दूं, पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी मेजर करता है स्पेसिफिक पॉइंट पे, जहां पे डिमांड का अपन वेरियस इंटरवल्स पे चेक करते हैं। डिटरमाइन द इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन क्वांटिटी कॉम्बिनेशन। मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला जो लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, वही है क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। तो जो अपन ने वो नेक्स्ट फॉर्मूला बताया था ना, वो वाला जो लग रहा है डेरिवेटिव फॉर्मूला, कौन सा वाला? डेल्टा वाला। वेरी गुड। डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा मल्टीप्लाई बाय पी बाय। इसको डेरिवेटिव मेथड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डेरिवेटिव मेथड? क्योंकि जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है उसी से डिराइव हुआ है ये फॉर्मूला, इसलिए इसको डेरिवेटिव मेथड बोला गया है। इसका भी एग्जांपल बता दूं क्या करके? प्राइस क्वांटिटी डेरिवेटिव मेथड की बात करते हैं। प्राइस 2, क्वांटिटी 10, प्राइस हो गई 4, तो क्वांटिटी कर लेते हैं अपन 8 कर लेते हैं। ठीक है, चलो प्राइस में कितना चेंज आया? 2 का। क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 2 का। पुराना प्राइस कितना था? 2। क्वांटिटी कितनी थी? 10। फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। चेंज इन क्यू कितना है? 2। पुराना प्राइस, चेंज इन प्राइस 2 मल्टीप्लाई बाय पुराना प्राइस 2, 10। 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 1/5। 1/5 कैसे होगा? 1/5 का फॉर्मूला क्या होगा? 1/5 कितना होगा? करो कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर अलाउड है। 0.0। ये हो गया, समझ में आ गई? ये डेरिवेटिव मेथड हो गई। डन? क्लियर है? ठीक है, डन। समझ में आ गया? ये अपना डेरिवेटिव मेथड हो गया। चले आगे, उतार रहे हो? ये डेरिवेटिव मेथड है ना, बाद में कंफ्यूज मत होना। बस परसेंटेज निकालना था, डेरिवेटिव मेथड में ये डेरिवेटिव है। हालांकि प्रैक्टिकल इतना आता नहीं है, प्रैक्टिकल इतना आता नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड है, बट स्टिल पता होना चाहिए परसेंटेज मेथड में क्या है, डेरिवेटिव मेथड में क्या है। क्योंकि आगे सब थ्योरी है, इससे ज्यादा आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है।
करूं? हाँ, कर दूं आगे? चलो, ग्राफिकल मेथड है, बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, बट यस मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। जब आप लोअर सेगमेंट से अपर सेगमेंट में डिवाइड करते हो तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बनता है जहाँ पे अपन क्या करते हैं, हर एक्सिस को डिवाइड करते हुए चलते हैं और उससे अपन क्या निकालते हैं, डिमांड निकालते हैं। इसका ऐसा ग्राफ होता है ये, और यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए होते हैं। ये कैसे पॉइंट्स आएंगे, ये इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 0, ये ऐसे करते हैं। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये बाद में हट चुकी है मेथड पूरी तरीके से, बट यस आपके इसमें है। मैं आपको बता दूं, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट का जो भी डिस्टेंस होगा उसको अपर सेगमेंट के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो वो ग्राफिकल मेथड आ जाती है। बट इतना उस इम्पैक्ट में नहीं है, क्योंकि दो मेथड बहुत ज़्यादा चलती है, एक होता है परसेंटेज मेथड और एक होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का यहाँ पर तुम नाम डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, क्लास 11-12 में तो तुमने उसको प्रोपोर्शनेट मेथड के नाम से पढ़ा होगा, याद आ गया? चलो, आर्क इलास्टिसिटी मेथड पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आर्क इलास्टिसिटी मेथड? आर्क इलास्टिसिटी मेथड मेजर्स द एवरेज रिस्पॉन्सिव ओवर अ सेगमेंट ऑफ द आर्क डिमांड कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स रादर देन एट अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पर अपन दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो उसको अपन आर्क मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है बताऊंगा, यहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ अवॉइडिंग गेटिंग डिफरेंट इलास्टिसिटी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस प्राइस एंड क्वांटिटी कॉम्बिनेशन विच इज यूज फॉर द बेस फॉर कैलकुलेशन। क्या होता है, कभी कभार प्राइजेस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाते हैं और हर बार अपन क्या ले लेते हैं, बेस प्राइस ले लेते हैं। तो जब भी आप बेस प्राइस लेते हो तो उससे क्या होता है, आंसर हमेशा एक जैसा ही आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सपोज प्राइस 2 था, अब 4 हो गया, फिर 6 हो गया, तो हर बार अपन बेस प्राइस के तौर पे क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। अब आर्क वाली मेथड में क्या होगा, पहले 4 के लिए क्या लेते थे, 2, जब 6 हुआ तो क्या लोगे, 4। समझ में आ रही है बात? ये कहना चाह रहा है कौन सी मेथड, आर्क मेजरमेंट, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। हालांकि इसका फॉर्मूला है, इसके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट स्टिल अपन इसको भी आगे चल के देखेंगे क्या होता है। दिस यूजेस एवरेज वैल्यू ऑफ प्राइस इन क्वांटिटी एज द बेस फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन। हालांकि इसको कन्वर्जन किस में करा गया है, परसेंटेज में ही कन्वर्ट करा गया है। तो क्या है, क्वांटिटी 2 माइनस क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 में से क्वांटिटी 1 माइनस कर दी, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2, है ना, ये पूरा ब्रैकेट में आ गया, डिवाइडेड बाय प्राइस 2 माइनस प्राइस 1, फिर डिवाइडेड बाय प्राइस 1 प्लस प्राइस 2। बहुत ही ईजी है, वही सेम चीज है जो अपन ने करी ना अभी, बस फॉर्मूला चेंज हो चुका है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे। फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, आर्क इलास्टिसिटी मेथड के नाम से, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। डन, ताकि तुम लोगों को मेथड्स सारी एक बार में ध्यान रहे। क्या है प्राइस, हाँ प्राइस इंडेक्स वो स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर। करूं आगे? क्या है, इन इलास्टिक, इलास्टिक, ठीक है, टोटल आउटले मेथड। ठीक है, चलो इधर ध्यान से देखना, टोटल आउटले मेथड को एक्सपेंडिचर मेथड भी बोला गया है। क्या बोला गया है, एक्सपेंडिचर मेथड भी बोला गया है। बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड की आप बात करोगे तो इसमें सिर्फ तीन चीजें होती है, इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी मोर देन 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आती है इसका मतलब क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस में जितना चेंज आया
उतना क्वांटिटी में चेंज आ गया, दैट इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिसिटी। प्राइस में चेंज आया कम और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, दैट इज मोर इलास्टिसिटी। और अगर अपन लास्टली बात करें, प्राइस में बहुत कम चेंज और डिमांड, सॉरी, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज, डिमांड में बहुत कम चेंज, तो उसको बोलते हैं लेस इलास्टिसिटी। एक्चुअली इसके ग्राफ्स होते हैं, यहाँ पे बने हुए नहीं हैं, मैं आपको लोगों को बना के दिखा देता हूँ। पहला होता है इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, दूसरा अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी मोर देन 1, तीसरा अपन बोल लेते हैं इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, चौथा अपन ले लेते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1, और पांचवा ले लेते हैं इलास्टिसिटी इक्वल टू इनफाइनाइट। कैसे याद रखोगे तो ध्यान से समझना। अगर इलास्टिसिटी 0 है तो डिमांड में इलास्टिसिटी का कर्व ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा। मतलब इसका मतलब ये है कि प्राइस में कुछ भी चेंजेस हो, प्राइस में कुछ भी चेंजेस हो, बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं होएगा, नहीं आएगा। इसलिए इलास्टिसिटी क्या है? 0। समझ में आ गई बात? याद करने का तरीका, मम्मी ने तुम्हें थप्पड़ लगाया तो क्या तुम पलट के थप्पड़ लगा सकते हो? नहीं। क्यों? इलास्टिसिटी क्या है तुम्हारी यहाँ पे? 0। डिमांड में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तुम प्राइस में अप एंड डाउन कर सकते, मतलब वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, वो 4, 1, 2 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? तो इलास्टिसिटी क्या हो गई अपनी? 0। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं मोर इलास्टिसिटी। इसमें डिमांड की लाइन ऐसी हो जाएगी, प्राइस में कम चेंज, रुको, डिमांड में थोड़ा सा चेंज, नहीं डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज। प्राइस में कम चेंज, डिमांड में थोड़ा सा ज्यादा चेंज, ये डिमांड की लाइन है। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ज्यादा थोड़ा सा चेंज आएगा। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, जितना प्राइस में चेंज उतना क्वांटिटी में चेंज। दोनों भाई बहन थे तो एक भाई ने थप्पड़ लगाया तो बहन भी उतने ही थप्पड़ जोर से लगाएगी, तो इक्वल चेंज आएगा। फ्रेंड में भी ऐसे ही होता है ना, एक थप्पड़ लगाया तो वो भी उतना ही जोर से लगाता है, तो ये क्या है अपना? इक्वल चेंज। इलास्टिसिटी लेस देन चेंज 1 की बात करेंगे। रुकना, इसको ना थोड़ी सी लाइन को ऐसा बनाना ताकि तुम लोगों को लाइन क्लियर हो जाए। ठीक है, ये लेस देन 1 और इन्फानाइट में तो ऐसा ही रहता है। ये 5 शेप्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। 0, लेस देन 1, सॉरी मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और इन्फानाइट। क्लियर है? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों कॉन्सेप्ट जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। चलें आगे, करूँ चेंज? हाँ, आराम से। लेस देन वाला, मोर देन वाले में क्या है? देखो, पहले मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये तुम्हें देखना, ये लाइन ऐसी थी, हल्की सी टिल्ट हुई, ये थोड़ी सी और टिल्ट होगी, फिर ये और टिल्ट, और ये पूरी स्ट्रेट, मतलब ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर मैं कंबाइंड ग्राफ बनाऊं ना तुम लोगों के लिए, तो वो ऐसा बन जाएगा। 3, 4, 5, समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, उल्टा। ठीक है, चलो। यहाँ पे मैंने क्या मदर फादर का एग्जाम्पल लिया था, अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप बड़े भाई का एग्जाम्पल ले लो, आपसे कोई बड़ा भाई हुआ आपका, तो उसने अगर 2 मारे तो आप उसको 1 ही मारोगे, आप ज्यादा नहीं मार सकते, तो जरा सा चेंज आएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे इक्वल की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इक्वल, बराबर, बिल्कुल बराबर है।
यहाँ पर अब अपन बड़े बन गए तो अपन ज्यादा थप्पड़ लगाएंगे और सामने वाले में चेंज कम आएगा, तो लेस इलास्टिसिटी। और इनफाइनाइट प्राइस सेम रहेगा, डिमांड में चेंजेस आते जाएंगे, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया? ये अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। विजुअलाइजिंग डिफरेंट इलास्टिसिटी अपन ने पढ़ लिया है। जीरो को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, लेस देन वाले को बोलते हैं इन इलास्टिक, इक्वल टू को बोलते हैं यूनिटरी, मोर देन को बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है, अभी अपन ने वर्ड यूज करा था ना मोर इलास्टिक लेस इलास्टिक, वो यहीं से आया था। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो आगे चलते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, गुड्स विद क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नेसेसिटी वर्सेस लग्जरियस गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं, टी और कॉफी। तो यहाँ पे यही बात बोली है, गुड्स विद क्लोज सब्स्टिट्यूट हैव मोर इलास्टिक। जो गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है? ये आपका बन गया क्वेश्चन एमसीक्यू। नेसेसिटी गुड्स लाइक बेसिक फूड आइटम्स, मेडिसिन हैव इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए हमें तो वो परचेज करना ही पड़ेगा। मेडिसिन में आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो गया? ये मोर इलास्टिक क्यों बोलते हैं, ध्यान रखना सब्स्टिट्यूट गुड्स को, और इसको इनइलास्टिक क्यों बोलते हैं, ध्यान रखना। डन। आगे बजट शेयर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी किससे अफेक्ट करता है? प्रोडक्ट्स दैट कंस्टिट्यूट अ लार्जर पोर्शन ऑफ द कंज्यूमर बजट्स लाइक हाउसिंग, ऑटोमोबाइल हैव मोर इलास्टिक डिमांड। देखो वापस से बोल रहा हूँ, जो बजट शेयर है उसका मोर इलास्टिक है। क्यों मोर इलास्टिक है? क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जा रही है। कंज्यूमर हैबिटेंट, जैसे कंज्यूमर हैबिचुअल हो चुका है गुड्स को, टोबैको, एल्कोहल हैव मोर इन इलास्टिक, वो मोर इलास्टिक की बात कर रहा है। मोर इन इलास्टिक मतलब कोई चेंज से मतलब नहीं है, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो रेडी पे करने के लिए, क्योंकि वो तो एल्कोहलिक है, वह टोबैको वाला एडिक्टेड पर्सन है जो कि प्राइस तो पे करेगा ही करेगा। तो ये इनइलास्टिक है, ये इलास्टिक है। मल्टीपल यूजेस, अगर ऐसे गुड्स जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं तो उसकी डिमांड कैसी होती है? मोर इलास्टिक। और ऐसे गुड्स जो कि पोस्टपोन करे जा सकते हैं, पोस्टपोन मतलब फ्यूचर में लेंगे, बाद में कभी देखेंगे, ले लेंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? मोर इलास्टिक डिमांड। इसकी भी कैसी रहेगी? मोर इलास्टिक, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में हम कितना भी प्राइस होगा हम उसको पे करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ऐसे गुड्स जिसके मल्टीपल यूजेस है तो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल यूजेस है तो हम उसको कितना भी प्राइसेस पे करने के लिए रेडी हैं, उसमें कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, प्राइसेस बढ़ेंगे तो भी अपन को यूज तो करना ही है, क्योंकि मल्टीपल यूजेस है, उसके बिना 10 काम नहीं हो पाएंगे हमारे, ऑब्वियस सी बात है, हम उसको ऐसे लेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, अभी जो अपन ने पढ़ा था वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? मार्केट फोर्सेस के पॉइंट ऑफ, कंज्यूमर फैक्टर्स, मार्केट फैक्टर्स। मार्केट फैक्टर्स क्या बोलता है? टाइम पीरियड, प्राइस लेवल, टाइड डिमांड और मार्केट डेफिनेशन। देखो लॉन्ग रन डिमांड इज जनरली मोर इलास्टिक। जब भी आप लॉन्ग रन में जाते हो, बहुत लंबे समय के लिए कोई भी गुड्स परचेज करते हो तो उसकी डिमांड हमेशा मोर इलास्टिक रहेगी। और अगर आप शॉर्ट रन के लिए जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड क्या हो सकती है? एडजस्ट हो सकती है, उसकी डिमांड लेस इलास्टिक रहेगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि थोड़े समय के लिए कैसा भी आ जाए एडजस्ट हो जाएंगे। प्राइस लेवल की बात करोगे तो गुड्स इन मॉडरेट प्राइस रेंज ऑफन शो मोर इलास्टिक डिमांड। अगर आपके गुड्स बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ रेंज के हैं, मतलब 10 टाइप की रेंजेस हैं उसमें, तो आप क्या कर सकते हो? मोर इलास्टिक बता सकते हो, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं या वेरी इनएक्सपेंसिव होते हैं। साइकोलॉजी हमेशा ये कहती है कि जब बहुत वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं ना तो अपन हमेशा हायर प्राइजेस पे जाते हैं, फिर चाहे प्राइजेस कितने भी पे करने पड़ जाए हम उसको पे कर देते हैं। तो ये प्राइस लेवल की बात होती है। देन टाइड डिमांड की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टाइड डिमांड? प्रोडक्ट विद ऑटोनॉमस डिमांड टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक विद दीज डिमांड टाइड टू अदर प्रोडक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, ऑटोनॉमस डिमांड मतलब मेरी खुद की पर्सनल डिमांड है तो मोर इलास्टिक, अगर टाइड डिमांड है तो वो लेस इलास्टिक में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है वो। ठीक है, लास्ट है मार्केट डेफिनेशन। तो ब्रॉडर मार्केट डेफिनेशन टेंड्स टू शो लेस इलास्टिक। अगर आपके ब्रॉडर मार्केट है, मार्केट बहुत लंबा है तो लेस इलास्टिक जाएगा। और अगर आपका नैरो है जहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स बहुत सारे अवेलेबल है
है ना, ऐसे बहुत सारे सब्सटीट्यूट गुड्स अवेलेबल, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ब्रॉडर कैटेगरी में आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। फिर यहाँ पे मार्केट में ब्रॉडर सेंस, नैरो सेंस, दो चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी गई है। ब्रॉडर सेंस अलग होता है और नैरो सेंस अलग होता है। जहाँ पे सब्सटीट्यूशन अवेलेबल होते हैं वो ब्रॉडर सेंस हो गया, जहाँ पे सब्सटीट्यूशन अवेलेबल नहीं है वो क्या हो गया, नैरो सेंस हो गया। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको अपन नहीं देखेंगे। यस, लास्ट आज के लिए एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस, ये आप एक बार समझ लेना, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा MCQ में जब आप करोगे तो आपको हेल्प करेगा, फालतू कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। देखो, इनकम इंक्रीजेस 10%, इनकम कितने से बढ़ी, वीट डिमांड राइजेस बाय, इनकम बढ़ी 10% से और वीट भी कितने से बढ़ गई, 5। कैलकुलेशन की बात करोगे तो ऐसा बनेगा ऐसा, क्या आया 0. मतलब लेस इलास्टिसिटी। समझ में आ रही बात। अब वापस से समझना, इनकम इंक्रीजेस 10%, टीवी डिमांड राइजेस 20%, 20 डिवाइडेड बाय 10 मतलब ये क्या हो गया, मोर इलास्टिसिटी, मोर देन 1 आ रहा है लग्जरियस गुड्स में। इनकम इंक्रीजेस बाय 5 और बाजरा डिमांड फॉल्स बाय 2%, यहाँ पे कम हो रही है, बट आंसर क्या आ रहा है 0.4, माइनस के साइन को अपन इग्नोर करेंगे, तो ये क्या हो गया, इंफीरियर गुड्स। समझ में आ रही बात। और वापस से देखना, इनकम इंक्रीजेस बाय 5, सॉल्ट डिमांड अनचेंज, मतलब सॉल्ट की डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, ये क्या हो गया 0। अभी पढ़ा था ना एग्जाम्पल, तो ये सब ये एग्जाम्पल है। देखो, आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए तो आप ऐसे आराम से बना सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में आएगा। पहले वाली कंडीशन में देखो आप 10 और 5, 10 से परसेंटेज से बड़ा, 5 से बड़ा नॉर्मल गुड्स, 10 से बड़ा लेकिन राइस कितने से हो गया, ज्यादा बढ़ के हुआ लग्जरी गुड्स, 5 से हुआ और कम हो गया इंफीरियर गुड्स। मेरे समझाने का एग्जाम्पल का मतलब ये है कि आपको वहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथों हाथ आप यूं ही एग्जाम्पल का सिनेरियो समझो और उससे पता लगा लो नॉर्मल है, इंफीरियर है, लग्जीरियस है। और लास्ट क्या है, इनकम इंक्रीजेस 5 लेकिन कोई भी चेंज, दैट इज 0, दैट इज इलास्टिसिटी इक्वल टू 0। समझ में आ गया क्या, यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ कुछ चीजें बची है बट कल कंटिन्यू कर लेंगे, ज्यादा ओवर हो जाएगा तुम लोगों के लिए। क्रॉस इलास्टिसिटी बची है अपनी, एक एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी बची है, ऐसे 3-4 नए टॉपिक है वो अपन कल देख लेंगे, ठीक है।